हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने कई टेंस कंप्लीट किया, यानी कि प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस कंप्लीट कर लिए, पास्ट टेंस के सारे टेंस कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान थी? तो उसमें देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते थे? तो विल का। ये किसकी पहचान हो जाती है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और विल प्लस किसकी? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे। ये आपका हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आ जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या यूज किया? तो इसमें विल और बी, यानी हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज किया और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई? तो फर्स्ट फॉर्म लगाई और आईएनजी प्लस आईएनजी। बाकी सब यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो आप यूज ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको क्या यूज करना है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या परिवर्तन है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या परिवर्तन है, और अब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन है, उन सब चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, जिससे कोई भी आप लोगों को डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें विल का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, तो उसमें विल बी का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी क्या पहचान है और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या लगाना है? विल तो लगाना है, लेकिन साथ में क्या लगाना है? ठीक है ना? तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग होता है। यानी जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है तो उसकी क्या पहचान है? कि चुका होगा, चुके होंगे और लिया होगा। जरूरी नहीं कि चुका ही हो, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, ये सब आते हैं। जैसे वो घूम चुके होंगे। अब आपसे पूछा जाए ये कौन सा टेंस है, तो चुके होंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो आ गए होंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज नहीं करते, प्लस आपका क्या हो जाता है, जैसे क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका, यानी क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं यूज करते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये सिंपल होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल हैव का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्क समझिएगा, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद फर्क को समझते हैं। विल हैव यानी हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? तो विल हैव का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो विल का यूज किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज किया था? तो विल का यूज किया था और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी थी? तो फर्स्ट फॉर्म लगी थी। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में
विल बी का यूज हुआ था, यही तो था ना, विल बी का यूज हुआ था। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, यही तो है। उसके बाद अब आपका हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें विल हैव किसका यूज करेंगे, तो आपका यहाँ पे समझ लेते हैं फ्यूचर, ये कौन सा आपका हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो इसमें आपका हो जाता है विल हैव, हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है, तो विल हैव का यूज होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। विल हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म, पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और तीसरे में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीजें डिटेल में समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम जा चुका होगा। अब चुका होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है, तो सब्जेक्ट आपका राम हो जाता है, ये आपका राम है, और उसके बाद सब्जेक्ट राम लिखकर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म देखिए गो होती है, आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाती है, और थर्ड फॉर्म गोन हो जाती है। वो सो गई होगी, वो सो गई होगी यानी वो सो गया होता तो यहाँ पे ही का यूज होता, लेकिन वो सो गई होगी तो शी यानी लड़की है ना, तो उसके लिए शी, सब्जेक्ट क्या है, तो शी है। विल हैव यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और स्लीप तो सोना होता है यानी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग हो जाता है, और स्लिप्ड आपकी थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, यानी वो सो गई होगी, हम निकल चुके होंगे, हम तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, हम के लिए वी यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब चुके होंगे चुकी होंगी तो विल हैव, और निकलने की लेफ्ट यानी वी विल हैव लेफ्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का यूज होता है। अफर्मेटिव से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ क्या करना होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल और हैव, उसके बीच में नॉट लगाना है, बस इतनी चेंजिंग है, बाकी आपका सेम टू सेम हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और नॉट हैव। अब यहाँ पे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, विल और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं विल के बाद नॉट लगाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं हैव से पहले नॉट लगाते हैं, बात एक ही है, नॉट की जगह चेंज नहीं होती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने जो सिंपल सेंटेंस थे यानी अफर्मेटिव सेंटेंस थे उनको पढ़ा, तो उसमें भी यही सब चीज़ें तो थी, लेकिन सिर्फ नॉट का यूज इसमें करना है, यानी बढ़ा देना है नेगेटिव में, यानी नेगेटिव मतलब नकारात्मक। महेश नहीं गया होगा। अब अगर सिंपल होता आपका कि महेश गया होगा तो महेश विल हैव गॉन, अब नहीं गया होगा तो विल और हैव के बीच में आपने नॉट लगा दिया, आपका कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस, महेश विल नॉट हैव गॉन। वो सोई नहीं होगी, वो सोई नहीं होगी यानी यहाँ पे लड़की है ना, तो शी और हेल्पिंग वर्ब अगर सिंपल बनाए तो पहले नॉट को हटा दें। विल हैव स्लिप्ड, अब उसके बाद नॉट का यूज हुआ है तो यहाँ पे आप नॉट लिख देंगे, विल हैव के बीच में नॉट लिख देंगे, आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। हम निकले नहीं होंगे, वी विल नॉट हैव लेफ्ट, वी विल नॉट हैव लेफ्ट, ये हो जाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें प्रश्न चिन्ह होता है, जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जिसमें WH फैमिली का यूज होता है, व्हाट वेयर इन सब का यूज होता है, वो क्या होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में WH फैमिली का यूज हो,
मैं पहले के जो वीडियो लेक्चर है उसमें भी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि WH फैमिली का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर से डिस्कस करूँगी क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो WH फैमिली यानी कि कहाँ पर आपको WH फैमिली का यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है, तो मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर करना है। तो जहाँ पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, यानी कि यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे यस या नो में आंसर दे सकते हैं, यानी क्या कह रहे हैं कि दे सकते हैं, वहाँ पे तो आप WH, जैसे कि कहने का मतलब एक बार मैं फिर से डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ कि जहाँ पर आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे, और जहाँ पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं वहाँ पर आप करेंगे। यानी अपोजिट हो जाता है कि जहाँ पे आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते वहाँ पर आप क्या करेंगे, करेंगे WH फैमिली का यूज़। तो इस तरह से हो जाता है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बताती हूँ कि हो सकता है ये आप लोग पहला वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैंने पिछले वीडियो में वो चीज़ें बताई अगर इसमें नहीं बताऊंगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे। हालांकि जब चीज़ें समझ में आएंगी, जब तक आप सारे सेंटेंस नहीं पढ़ लेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेंटेंस देखने हैं, सारे टेंस समझने हैं कि कौन कौन से टेंस हैं और कैसे बनते हैं, इसमें बारीकियां क्या है, क्वेश्चन आते कैसे हैं, एग्जाम में बनते कैसे क्वेश्चंस हैं, इन सब पर मैंने डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाता है WH फैमिली का यूज़ कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। WH, अगर WH फैमिली का यूज़ करना है तो सबसे पहले उसी का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा काम किया गया, ऐसा काम नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, तो नॉट वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है अगर है नॉट वाला तो आप नॉट लगाएं, अगर नहीं नॉट है, उसमें नहीं दिए हैं तो मत करिए। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे क्या वो खेल चुका होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या वो खेल चुका होगा, तो आप क्या कह सकते हैं, सिर हिला सकते हैं यस या नो, ऐसे कह सकते हैं ना, या आप बोल भी सकते हैं यस या नो, या आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं हाँ या नहीं। यानी यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, यानी उसकी जगह को चेंज कर देंगे। तो सब्जेक्ट देखिए ही है, इसलिए विल की जगह पे, और विल है तो ही की जगह पे, लेकिन हैव अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड हो जाता है। वो क्या खेल चुका होगा, तो वो क्या, अब यहाँ पे देखिए क्या जो आपका है वो बीच में आया है। अब आपको इसकी इंग्लिश लिखनी होगी क्या की, अब बीच में भी आया क्या की इंग्लिश भी लिखनी होगी, प्लस आप आंसर ऐसे देंगे जैसे आपसे किसी ने पूछा वो क्या खेल चुका होगा, तो वो जो खेल खेल चुका होगा उसके बारे में आपको बताना है। आप इसको यस या नो में नहीं कह सकते क्योंकि आपको उसका नाम बताना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपको WH फैमिली का यूज करना होगा। अब देखिए यहाँ पे WH फैमिली तो क्या के लिए व्हाट यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल हो जाता है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हैव अपनी जगह पे रहेगा और प्लेड हो जाता है। क्या राम जा चुका होगा, विल राम हैव गॉन। अब यहाँ पे क्या पहले आ गया, अब आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो विल राम हैव गॉन। क्या तब तक रोहित आ चुका होगा, क्या, आप देखिए पहले क्या है तो इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं बनेगी, यानी WH फैमिली का यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। तो विल रोहित हैव कम बाय देम, ये आपके देखिए कंप्लीट हो जाते हैं कौन सा सेंटेंस, तो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं इसमें विद एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज आप लोगों के जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं।
विद एग्जाम्पल। उसके बाद आप लोगों के अदर जो हो जाता है, जैसे आपके और भी इसमें ग्रामर में बहुत सी चीज़ें हैं, और जैसे दा का यूज़ कहाँ पे होता है इन सब के बारे में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाता है, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जैसे कंजक्शन हो जाता है, ये डिटेल में इन सब पर डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका लास्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? तो मैन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय के साथ से का प्रयोग। यानी देखिए, जितने आपने टेंस पढ़े, देखिए पास्ट में भी आपने पढ़ा, प्रेजेंट में भी आपने पढ़ा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें क्या था कि रहा है, रही है, ऐसा है ना, और उसमें समय के साथ से का प्रयोग करना था। उसके बाद रहा था, रही थी, और समय के साथ से का प्रयोग करना था। अब यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अब इसमें क्या है, समय के साथ से का प्रयोग करना है। चेंजिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं से का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा, सिंस और फॉर, यानी से तो यहाँ पे एक ही है और सिंस और फॉर ये दो हो जाते हैं। तो अब इनको हम कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे? क्या दोनों को साथ में यूज करेंगे? तो नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपका कोई समय ऐसा दिए हैं जिसमें निश्चितता है, जैसे आपका हो जाता है जनवरी टू दिसंबर, यानी 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स में कोई भी मंथ आ जाता है, यानी संडे टू सैटरडे 7 डेज होते हैं वीक में, कोई भी डे आ जाता है, या आपका मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये सब आ जाते हैं। यानी ये क्या है, ये निश्चित है, इनको आना ही आना है। जैसे 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 1 मिनट, 1 सेकेंड, तो ये आपके क्या है, ये निश्चित हैं। लेकिन अगर यहीं पे आ जाए कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, पिछले दिनों से, या कुछ घंटों से, है ना, या कुछ सालों से, तो इसमें क्या होगा, अब कुछ साल हैं, कुछ घंटे हैं, कुछ दिन हैं, लेकिन क्या है, इसमें निश्चित नहीं है कि कितने दिन है, कितने घंटे हैं, कितने साल है, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कुछ निश्चित नहीं है ना। तो इसमें फॉर का यूज करेंगे। और जिसमें निश्चितता होगी, देखिए ये निश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो ये निश्चित समय के लिए होता है, और ये अनिश्चित समय के लिए होता है। अनिश्चित समय के लिए होता है। इस तरह से आप चीज़ों को समझें। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, तो उसमें आपने क्या यूज़ किया? आपने उसमें विल बी का यूज़ किया। अब इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, है ना? तो आपका हो जाता है सब्जेक्ट विल हैव बीन। क्या हो जाता है? विल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आपका यूज होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निश्चित और अनिश्चित समय जैसा भी हो आपको उसमें पहचानना होगा, देखना होगा, समझना होगा, और सिंस या फॉर का यूज करना होगा। उसके बाद जो भी टाइम दिए हो उस टाइम को लिखना होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो आधे घंटे से फर्श पर नाच रही होगी। अब यहाँ पे आधा घंटा है, अब लेकिन ये चीज़ नहीं पता है कि कौन से आधे घंटे से, है ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि फॉर का यूज़ होगा। तो फॉर का यूज़ हम करेंगे कब, पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ये आपका हो गया शी ही, जो भी होता है, यहाँ पे रही होगी तो शी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाता है विल हैव बीन। यहाँ पे क्या लगेगा? विल हैव बीन। उसके बाद क्या है?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी नाचने की क्या होती है, डांस, और डांस में आईएनजी तो डांसिंग हो जाता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। किस पे नाच रहे हैं, तो फर्श के ऊपर, क्योंकि ऊपर ही तो नाचते हैं ना, तो ऑन द फ्लोर। कब से नाच रहे हैं, तो आधे घंटे से, यानी कि निश्चित नहीं है, आधा कौन सा घंटा ये नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे 4 यानी अनिश्चित है। एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, अनिश्चित। यहाँ पे ये अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे 4 लगा। अब आधे घंटे से तो हाफ एन आवर यहाँ पे हो जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम घंटों से अपने खेल का अभ्यास कर रहे होंगे। अब यहाँ पे घंटों से है, इन्होंने क्या कहा है कि घंटों से, मगर कितने घंटों से ये नहीं पता है ना, कितने घंटों से, लेकिन कुछ घंटों से ये कर रहे हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। सब्जेक्ट आपका क्या है, हम, तो इसके लिए वी का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहे होंगे, विल हैव बीन का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, अभ्यास कर रहे हैं तो प्रैक्टिस, और इसमें आईएनजी लगा दिया। अपने खेल का, अवर गेम। अब घंटों से, अब इस से के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घंटों से यानी अनिश्चित है, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर आवर। कई मतलब घंटों से तो फॉर आवर हो जाता है। उसके बाद है, वे सुबह से जश्न मना रहे होंगे, वे, दे। विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग बाय मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग से वो क्या कर रहे होंगे, तो वे सुबह से जश्न मना रहे होंगे। तो सुबह से जश्न मतलब सुबह क्या है, तो बाय मॉर्निंग। और यहाँ पे आप सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सिंस सुबह तो होती है ना, मॉर्निंग तो होती है, निश्चित है, तो यहाँ पे मॉर्निंग सिंस का भी यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे से, 2 बजे से नहीं कहा है, तो 2 घंटों से, तो कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के, नहीं पता है, तो यहाँ पे अनिश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर भी फॉर का यूज होगा, यानी राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो सुबह से खेल रही होगी, लड़की है ना, तो शी यूज करेंगे, लड़का होता तो ही यूज करते हैं, है ना। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आप अभी क्या देख रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का यूज होता है, बाकी चेंजिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ नोट लगाना होता है। ये चीज़ समझना है कि कहाँ पर नॉट लगाना, ये नहीं कि नॉट वाला है कहीं पर भी नॉट रख दिया, ऐसा तो नहीं है। और विल हैव के बीच में नॉट लगता है, या आप ऐसे बोल ले विल के बाद नॉट लगता है, या आप ऐसे बोल ले हैव से पहले नॉट लगता है, बात एक ही है। तो इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, तो पहले सिंपल आप बना लें, नॉट को आप हटा दें, यहाँ से आप नहीं को हटा दें, सिर्फ रफ वर्क करने के लिए बता रहे हैं जिसमें आपको आसान रहे। सिंपल सा आप बना ले, राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी यहाँ पे क्या है, 2 घंटे अनिश्चित है इसलिए। अब ये जो नॉट दिए हुए हैं, इस नॉट का कहाँ पे यूज करना है, तो विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है। आप यहाँ पे नॉट रख दें, मतलब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी, शी वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, तो यहाँ पे आपका हो जाता है नहीं खेल रही होगी, तो वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर क्या है, निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। वह 10 मिनट से खेल नहीं रहा होगा, वह रहा होगा यानी लड़का है, तो ही विल नॉट हैव, यानी देखिए विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स हो जाता है।
हम 10 बजे से खाना नहीं बना रहे होंगे। वी विल नॉट हैव कुकिंग फूड सिंस 10 o'clock। इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर एक बार और से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा और हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। सिंस या फॉर का यूज करेंगे। निश्चित या अनिश्चित कैसा होगा आपको समझना रहेगा, उसके बाद आपको इसका यूज करना होगा, उसके बाद आपको टाइम लिखना होगा, जो भी टाइम होगा। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न चिन्ह हो, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, है ना, वो हो जाता है। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट भी लगा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर नॉट लगा हो तो आप नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं लगा है तो नॉट आप नहीं लगाएंगे। तो देख लेते हैं WH की फैमिली का अगर है तो आप WH फैमिली सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, फिर सब्जेक्ट हो जाता है, फिर नॉट हो जाता है। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, समझने की सिर्फ बात है। देखिए सबसे पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। सबसे पहले आपका अगर WH फैमिली का है तो लिखेंगे, अगर WH फैमिली का नहीं है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। अगर नॉट वाला है तो नॉट लिखेंगे, वो भी कहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में, वरना इसको भी हटा देंगे, ठीक। अब विल, अब जिससे क्या वाला है जिसको आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो उस वाले को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये नॉट और WH फैमिली ये भी समझ लेते हैं। तो विल यानी कि आपको सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह को सब्जेक्ट कर देना, यानी दोनों को चेंज कर देना, उनकी जगहों को चेंज कर देना है। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, ये तो आप लोग जानते हो कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर का यूज होता है, फिर उसके बाद टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। अब यहाँ पे WH फैमिली का यूज करना है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है सबसे पहले उसको लिख देना है। कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है तो वेयर लिख देना है। आप सोचोगे अब क्या लिखना है, तो ये इतना आपका काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे वेयर लिख दिया है ना। अब क्या लिखना है, तो विल हैव बीन लिखना है ना। अब कहाँ पे राम यानी सब्जेक्ट का यूज होगा, तो आपका जो विल है उसके बाद आपको राम लिखना होगा, यानी सब्जेक्ट लिखना होगा, और उसके बाद आपको हैव बीन लिखना होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और निश्चित और अनिश्चित समय वो तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो यहाँ पे अनिश्चित समय है इसलिए फॉर, यानी कि 2 घंटे से, ये नहीं पता कौन से 2 घंटे से, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। कितने घंटे से, तो 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल हो जाता है वो कब से खेल रहा होगा। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, यानी वो कब से खेल रहा होगा। तो यहाँ पे व्हेन का यूज होगा। अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिए हैं, वो कब से खेल रहा होगा तो इसकी इंग्लिश आपने लिख दी। अब यहाँ पे सिंस, क्योंकि वो कब से खेल रहा होगा, सिंस व्हेन विल ही, फिर सब्जेक्ट से पहले विल और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, और खेलने की प्लेइंग हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों का ही कंप्लीट हो जाता है कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।